है। बट जो करियर काउंसलिंग है वो ये कि 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा हमें देख रहा है, 15 साल का बच्चा देख रहा है, सो उसके लिए लॉ क्यों उसको पढ़ना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। देखिए, लॉ एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल कैरियर नहीं भी ले रहे या आप पढ़ नहीं रहे, मुझे लगता है कि हर इंसान को ना थोड़ी बहुत बेसिक लॉ की नॉलेज होना चाहिए। एंड आई थिंक एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगी ना। अब ज़रूरी नहीं कि आप लिटिगेशन ही है या क्रिमिनल ही आप देख रहे हैं या आप जो है आप प्रॉपर्टी लॉ ही देख रहे हैं, बिकॉज आई थिंक देयर आर सो मेनी न्यू फील्ड्स कमिंग अप एज वेल, जिसने लॉ को बहुत एक्साइटिंग बना दिया है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आई बिलीव कि स्पेशली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कोर्स की जो LLM मीडिया जर्नलिज्म पे यूलो ने निकाला है, मुझे लगता है जो एशियन बच्चों को देखते हुए और सोशल मीडिया के लोगों को देखते हुए निकाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद क्रश। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन फेस, वेरी वेल रिनाउंड representative of a very famous university, University of Law, Farhan Asim. He is the senior business development manager. So आज हमारी कोशिश होगी कि उनसे हर वो सवाल करें जो कि एक लॉ स्टूडेंट के माइंड में होता है, और सिर्फ लॉ स्टूडेंट ही नहीं, जो बच्चे लॉ को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, जो उनके माइंड में सवाल हैं, कन्फ्यूजन है, मिथ्स हैं, रियलिटीज़ हैं, not only around the field of law but also around UK as an destination for international education. So आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हर उस चीज़ को एनालाइज करें, हर उस फैक्टर को एनालाइज करें जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सके। सो फरहान भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर इंट्रोडक्शन, बिकॉज एज फरहान आसिम तो लोग आपको जानते हैं, एज अ सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी लोग जानते हैं, बट ऑब्वियसली हमारी एक इंडस्ट्री है जो कि माशाल्लाह बहुत एक्सपेंड की है इन लास्ट फ्यू इयर्स, और हम लोगों ने खुद इसकी ग्रोथ को देखा है कि फ्रॉम फ्यू ऑफिसेज टू फ्रॉम फ्यू कंपनीज, फ्यू ऑफिसेज, एंड नाउ यू सी कि एक hundreds of offices, hundreds of organizations coming every year. सो जो लोग हैं, जो नए काउंसलर्स हैं, जो यूथ है जो आपको देख रही है, वो जानना चाहते हैं फरहान आसिम की स्टोरी। लाइक हाउ इजी वॉज इट फॉर यू टू लैंड दिस पोजिशन, और आप आज जहाँ पर हैं एक वेल इस्टेब्लिश पोजिशन पे, वहाँ पर आना आपके लिए कितना आसान था? सो लाइक फरहान आसिम की स्टोरी क्या है? Story, it's mix of different experiences. Totally I was working in a very unrelated field. अगर आप इसको मैं अगर डेस्टिनी के हिसाब से देखूँ तो शायद जो मेरा पहला प्रोफेशनल काम था ना, वो यही था, विच वॉज लाइक 17-18 years बैक. Randomly sitting with a family member, I planned to open up a consultancy firm. एकदम से कंपनी खोली, एक दो स्टूडेंट्स गए भी, बट वो समहाउ उस काम का ना चाम पता नहीं था, ना सच को प्लानिंग थी, तो वी जस्ट स्टार्टेड एंड वी जस्ट वाइंड अप. वो आज भी कहीं कंपनी नेट पे एग्जिस्ट करती है, मुझे कभी कभार को मेरा नंबर उस पर है जो मुझे नहीं पता किस जगह पे क्वेरी आ जाती है. आफ्टर दैट मैं आई इवॉल्व माई सेल्फ, मुझे इवेंट मैनेजमेंट का इस तरह का शौक था. सो आई सेटअप माई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, 4-5 साल वो किया, इट वेंट वेरी वेल. देन ड्यू टू सम रीजंस मुझे उसको छोड़ के I switched to banking sector. So I worked for different multinational banks and approximately 10 years I worked in banking sector. फिर एक सडन माइंड में शिफ्ट आया, बिकॉज इस बैंकिंग के साथ साथ मैं आई एम वन ऑफ द USAID ट्रेनर्स. मैं USAID के लिए कुछ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, काउंसलिंग करता था, तो ये कहीं बैक ऑफ द माइंड में काउंसलिंग से चीज़ों से इन टच ज़रूर था. बट डाउन द लाइन बैंकिंग में एक टाइम आया व्हेन आई थिंक कि नहीं, मुझे ड्यू टू रिलीजियस रीजन मुझे बैंकिंग नहीं करनी. सो आई वॉज जस्ट लुकिंग टू लीव इट. रोज़ मैं सोचता था कि मैं छोड़ दूँ. सडनली एन अपॉर्चुनिटी अराइज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. मुझे किसी ने बार बार किसी के लिए कहा कि हमें एक बंदा चाहिए HR के लिए और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए. तो आई नो दैट एजेंट इज़ अ वेरी रिनाउंड एजेंट. उन्होंने कहा कि जब मेरे को बंदा ढूंढते, मैंने 2-4 दफ़ा देखा, देन मुझे को उस तरह का बंदा किसी को रेफ़र करना था, नहीं समझ आया. आई डिडंट रेफर एनीबॉडी. तो हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि मैं बार बार तुम्हें हिंट इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे तुम चाहिए. तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड वे बैक समवेयर अराउंड 8 years बैक, 7-8 years बैक. तो फिर वो प्रॉपर इस फील्ड में आया. देन 2 years 3 years काउंसलिंग, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी साइड पे. से इट्स बीन अप्रॉक्सीमेटली 5 years इसको लेके चल रहा हूँ. अगर आप देखें प्लान ज़िंदगी में एज सच कुछ भी नहीं था, बट इट्स ऑल के अल्लाह की जो मर्ज़ी है. सो बनना मैं क्रिकेटर चाहता था, मुझे लगता था मैं क्रिकेट खेलता ही बहुत अच्छा था. खेलते भी हैं, अभी भी खेलते हैं, तो हम उसको भी थोड़ा सा टच तो करेंगे. वो जेन में सिर्फ वही चीज़ थी. मगर सम हाउ आप टाइम के साथ साथ इन्वॉल्व हुए. आई ऑलवेज इन्जॉइंग काउंसलिंग,
गाइडिंग पीपल. तो दिस इज़ समथिंग जब मैंने शुरू भी इसमें आया भी दोबारा तो मैं आई कैन रिलेट माई सेल्फ फ्रॉम द हार्ट. तो मुझे लगा कि यही है, ये दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डू. सिटिंग टुडे आई ऑनेस्टली फील अगर इफ आई हैव टू डू समथिंग फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स तो शायद इसी फील्ड से रिलेटेड कुछ है या काउंसलिंग समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स हाउ इट गोज़. राइट राइट. सो उसमें लाइक ऑब्वियसली जैसे आपने 7 साल पहले 8 साल पहले ये जर्नी शुरू की इस इंडस्ट्री में, उससे पहले आपकी एक प्रोफेशनल जर्नी आप उससे पहले स्टार्ट कर चुके थे. सो वर यू श्योर कि यार एक टाइम पे मैं, क्योंकि देखें बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंकिंग सेक्टर है, हमारी एजुकेशन कंसल्टेशन काउंसलिंग का एक सेगमेंट है, सेक्टर है. सो लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं जाते हैं, बट देन एक अपनी वेल इस्टेब्लिश पोजीशन बनाना एक कोई बहुत आसान काम नहीं है. सो आपने सोचा था व्हेन यू वर एंटरिंग दिस इंडस्ट्री कि यार मैं एक दिन आई वुड बी लाइक अ वेल नोन फेस इन दिस इंडस्ट्री? काश मेरा ना ज़िंदगी में एक थोड़ा सा पॉजिटिव सभी चीज़ समझ लें, गुड थिंग समझ लें, बैड थिंग समझ लें. मेरा ज़िंदगी हमेशा एक असूल है या एक गोल है कि मैं जिस भी फील्ड में घुसता हूँ मेरा हमेशा से गोल सेट है कि आई वांट टू बी अ प्रोमिनेंट फिगर इन दैट. सो मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं था बट आई वॉज नेवर अ बैक बेंचर. मुझे हमेशा से था कि मैं सामने होऊंगा ज़िंदगी में. तो मैं मेरे अंदर बिल्ट इन लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं और अप फ्रंट क्वालिटीज़ भी हैं. तो मैं आई ऑलवेज वांट कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना सो पीपल शुड नो कि आई एम डूइंग दिस एंड दे शुड समहाउ काइंड फॉलो मी. सो दिस इज़ ऑलवेज इन माई गोल. तो जब मैं इस फील्ड में आया था, मैं व्हेन आई जॉइन दिस फील्ड तो एज एन यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव साइड पे जाया तो आई जॉइंड एज अ कैनेडियन कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव. जिस कंपनी मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे कैनेडियन यूनिवर्सिटी थी. सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक आई डिसाइडेड कि यार इफ़ आई स्टे इन दिस फील्ड and if I stay in this company, so I wanted to represent this Canadian university, which was the biggest university of that group. Alhamdulillah, I did that. Jab I achieved that, so I see there is a UK university in that company, which is the bread and butter earner of that company. So I always wanted कि अगर मैं इस ग्रुप में कभी UK यूनिवर्सिटी में गया, so I'll go into that university, जिसको मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. So I fortunately never applied for it, but looking at my hard work, my management feel के we need this guy in this university. So सोचा, आप कहें पहले दिन से सोचा बिल्कुल कि अगर करना है तो ऐसे करना है कि we should. And I think this is a very positive takeaway, क्योंकि आजकल हमारी यूथ है, आती है और बहुत लॉस्ट है. मतलब यू नो दे आर, जब वो किसी करियर को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी चीज़ों में खो जाते हैं, फोकस कहीं नज़र नहीं आता. या अगर वो किसी इंडस्ट्री को शुरू कर देते हैं तो उनको ये नहीं पता कि एंड क्या है, हमने किस डायरेक्शन में जाना है. और जो आपने बात की कि एक सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने ऊपर ही बिलीव नहीं करेंगे, आपको सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई आके आपके अंदर ये चीज़ इनकलकेट कर सकता है कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो. लोग ऑब्वियसली मेंटोरशिप होती है, बट आई थिंक आपके अंदर आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है. सो एंड व्हाट अबाउट क्रिकेट, लाइक क्योंकि मैं आपको देखते रहते हैं, फॉलो करते हैं कि यू स्टिल प्ले, अभी वेटरन, आई थिंक वेटरन क्रिकेट भी आप खेलते हैं. सो कैसे ला, क्योंकि लोग, शौक़ तो पाकिस्तान में हर बच्चे को क्रिकेट का है, बट फिर जिम्मेदारियों से और एज के साथ ये चीज़ें छूट जाती हैं. सो आप कैसे, लाइक हाउ डिड यू मैनेज कि अभी तक आप इंटैक्ट हैं एंड यू नो फाइंड सम टाइम एंड यू प्ले क्रिकेट? मेरा जो बचपन है ना सारा वो स्ट्रीट क्रिकेट, स्ट्रीट स्पोर्ट्स पे गुजरा है. सो आई और वहीं से मेरे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, मैं बचपन से, मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला मैं अपनी गली क्रिकेट का कैप्टन था. सो दैट्स हाउ माई लीडरशिप स्किल्स स्टार्टेड टू बिगिन. अब सिर्फ ये है कि अब इट्स शॉक, पैशन इज़ देयर, बट नाउ इट्स मोर काइंड ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एक्टिव. और जिस फील्ड में भागे हैं 24 घंटे वाला काम है तो हार्डली वी गेट टाइम. तो अब ये सिस्टम है कि यार रात को किस दिन इंडोर खेल लो, या एक चीज़ रेगुलर किया है कि सुबह सैटरडे या संडे को अपनी नींद ख़राब करके 5 बजे फजर के बाद एक 20-20 का मैच खेलना है, और या बैडमिंटन खेल लेते हैं. इट्स नाउ इट्स जस्ट टू कीप योर सेल्फ एक्टिव. और मुझे लगता है कि उससे आई सम फील कि हैविंग सम रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल्सो गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर वर्क, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में. क्योंकि आप जब वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, सो वो जो प्रेशर सारा दिन आप लेते हैं ना काम का, वो रिलीज़ हो जाता है. स्पेशली इफ़ यू डू स्पोर्ट्स ऑन वीकेंड. तो मंडे को बहुत सारे लोग होते हैं जो मंडे को लेजी स्टार्ट करते हैं. मेरे लिए मंडे को एक वेरी मोटिवेटेड फ्रेश स्टार्ट होता है कि मैं सैटरडे तक सारा प्रेशर उस मैच में गायब कर चुका होता हूँ. सो आई ऑलवेज फील इट्स समथिंग विच ब्रिंग्स गुड थिंग्स इनटू मी. सो दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग. चलिए मैं इसी की चीज़ का फ़ायदा उठा के कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ. तो अभी एशिया कप आ रहा है, सो हु इज़ योर फेवरेट अपार्ट फ्रॉम द बायस्ड? हम बायस नहीं होंगे, तो डू यू थिंक पाकिस्तान स्टैंड्स अ चांस? पाकिस्तान ऑलवेज स्टैंड अ चांस बिकॉज पाकिस्तान को खुद नहीं पता होता वो उनका कैलिबर कैपेबिलिटी क्या है.
एंड आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पॉजिटिव पर्सन, सो आई बिलीव कि वी कैन डू इट. हाँ, अगर कोई टीम ऑनेस्टली थ्रेट है, इंडिया इज ऑब्वियसली स्टैब्लिश Yeah, टीम, true. मगर आई ऑलवेज बिलीव कि अफगानिस्तान इज समथिंग एशिया विच इज, second best. मुझे लगता है दे कैन बी एशियाज बेस्ट अगर उनके पास 2 बैट्समैन अच्छे हो जाए. True. दे ऑलवेज लैक बैट्समैन. अभी भी मैं कल ऑनेस्टली सेल्फ एनालाइज कर रहा था, उनके ऊपर के 4 बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, उनके जो 3 नीचे मिडल ऑर्डर जिसको हम प्योर मिडल ऑर्डर कहते हैं, तो वो दे लैक दो Yeah, स्पोर्ट्स. they lack that, and इफ दे also- गेट दोस 2 बैट्समैन, सो आई थिंक वो इंडिया को भी बीट एंड आई करेंगे. थिंक उनकी जो बैटिंग है वो प्रेशर को भी सस्टेन नहीं कर पाती जिस तरह से उनको करना चाहिए, जिस तरह से बॉलिंग सस्टेन कर सकती है. आई थिंक उसमें अभी मेच्योरिटी कम है. उनके अंदर मेच्योरिटी का प्रॉब्लम है, बट दे गॉट सम गुड बैट्समैन फ्रॉम अंडर 19 एंड एमर्जिंग टीम. 2 बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, एंड आई होप कि अगर 2 और आ जाए तो दे कैन बी अ बिग थ्रेट. दे आर वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट. आई थिंक एक इंटरनेशनल और एशियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन है. अच्छा, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लॉ. अब हमें क्योंकि काफ़ी बच्चे देखते हैं, यूथ देखती है, और हमारा फोकस भी ये है कि जो बिकॉज मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग जितनी टीनेजर्स को ज़रूरत है वो शायद ही किसी और को, बिकॉज दैट्स द टाइम जब आपके शौक बन रहे होते हैं, आपके इंटरेस्ट डेवलप हो रहे होते हैं. क्योंकि 18, 20, 25, 22, 23 साल का जो बच्चा है वो ऑलरेडी एक मेच्योर प्रोडक्ट बन चुका होता है. बट जो करियर काउंसलिंग है वो ये कि 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा हमें देख रहा है, 15 साल का बच्चा देख रहा है. सो उसके लिए लॉ क्यों उसको पढ़ना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. और यू गाइज आर रियली पॉपुलर. आपकी यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है फॉर लीगल कोर्सेज एंड लॉ प्रोग्राम्स. सो एक बच्चा जो अभी लेट से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट, रिजल्ट भी आने वाला है पंजाब के कुछ इलाकों में, एरियाज़ में, फिर पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली कुछ जगहों पे आ गया, कुछ जगहों पे आ रहा है. सो जो इंटरमीडिएट का बच्चा आ रहा है उसको आपको क्या क्यों लगता है कि लॉ इज़ इट वर्थ इट? देखिए, लॉ एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल कैरियर नहीं भी ले रहे या पढ़ नहीं रहे, मुझे लगता है कि हर इंसान को ना थोड़ी बहुत बेसिक लॉ की नॉलेज जरूर होनी चाहिए. एज अ सोसाइटी आई फील हमारे अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ लैक करती है ना, हमें अपने राइट्स नहीं पता, और इसी वजह से ना हमें राइट्स पता, ना हम अपने राइट्स के लिए कोई फ़ाइट करते हैं. सो आई ऑलवेज फील कि आपको बेसिक राइट्स पता होना बहुत ज़रूरी है. लॉ हमारे मुल्क में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप समझें कि हर फैमिली की एक नीड है. जिस किस्म के हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें कहीं ना कहीं लॉ की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. जहाँ तक एज प्रोफेशनल कैरियर है, आई डोंट एग्री कि हर बच्चे के लिए लॉ ज़रूरी है. ऑब्वियसली दे डिफरेंट फील्ड. लॉ का एक बड़ा डिफरेंट माइंड सेट है. आपको लॉयर बनने के लिए आई थिंक जो लॉयर इज़ वन ऑफ दोज फील्ड, जैसे डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इसी तरह लॉयर एक ऐसी फील्ड है, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं, ये चीज़ आपको लगता है ना, जब किसी लॉयर को देखें, को काला कोट वाला आदमी देखें ना, आपको एक्साइट नहीं कर रहा ना, सो यू आर नॉट अ लॉयर मटेरियल. या कहीं इनजस्टिस होता देखें, अगर आपको अंदर से आवाज़ नहीं आती ना कि आई विल फाइट फॉर इट, या इसके लिए किसी को फाइट करनी चाहिए, मैं कोई एफर्ट करूँ, तो आई थिंक दैट्स अ लॉयर मटेरियल. आपके अंदर वो थोड़ा सा जम्स होंगे तो यू फील दैट. बट डेफिनेटली अगर आप इसकी अदर साइड देखें, एज अ फील्ड इट्स अ वेरी वेरी गुड फील्ड. बहुत रिस्पेक्टेबल फील्ड है, इसकी दुनिया में बहुत रिप्यूट है. हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा लॉयर की ऐसी वैल्यू नहीं है कि हम पॉलिटिकली बहुत उसमें इवॉल्व हो गए हैं. अदरवाइज ग्लोबली लॉयर्स एक बहुत रिप्यूटेबल फील्ड है. सो आई ऑलवेज फील के आपको सोच के ये डिसीजन लेना चाहिए कौन सी फील्ड में जाना है, बट लॉ की बेसिक नॉलेज शुड ऑलवेज बी देयर. एंड आई थिंक एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है ना. अब ज़रूरी नहीं कि आप लिटिगेशन ही है या क्रिमिनली आप देख रहे हैं, या आप जो है आप प्रॉपर्टी लॉ ही देख रहे हैं. बिकॉज आई थिंक देयर आर सो मेनी न्यू फील्ड्स कमिंग अप एज वेल, जिसने लॉ को बहुत एक्साइटिंग बना दिया. दे वर देयर, बट जैसे ही हमारी एक ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जैसे ही हमारी एक ग्लोबल इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है, और स्पेशलाइजेशन पे बिलीव बढ़ता जा रहा है कि यार नहीं, हर स्पेसिफिक फील्ड के लिए एक सर्टन लॉयर होना चाहिए, एक लीगल कोर्स होना चाहिए. जैसे मैरीटाइम है, आपका AI, साइबर सिक्योरिटी लॉ, हम देख रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बड़े स्पेसिफिक कोर्सेज ऑफर कर रही हैं. तो उसको देखते हुए डोंट यू थिंक कि अभी जो एक कॉन्सेप्ट था कि यार बस LLB कर लिया, प्रैक्टिस हो गई, अब आई थिंक आगे जो स्पेशलाइजेशन के लिए जो रूम है बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? एग्जैक्टली, और वो बहुत अच्छा हो गया. जैसे अगर हम यूलॉ की बात करें, सो वी आर ऑफरिंग 33 स्पेशलाइजेशन इन LLM. उसमें से बहुत सी ऐसी हैं जो लोगों ने ना सोची है ना सुनी है. इनफैक्ट अभी हमने 2-3 नई स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें जर्नलिज्म के ऊपर भी है, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक हर जो बंदा जर्नलिज्म है ना, उसको लीगल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अपने राइट्स के लिए, अपने लिए फ़ाइट करने के लिए भी, और लोगों के लिए भी वो चीज़ उसको उजागर करने के लिए. आई बिलीव कि ये जितनी फील्ड्स हैं ग्लोबली, तो लॉ इट्स समथिंग जो आप अच्छी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे कांट इवन इमेजिन सस्टेनिंग विदाउट अ लीगल टीम. एंड पाकिस्तान में भी आप देखें ना कि अभी जो एक नया एक स्कैंडल पाकिस्तान में चल रहा है
एक मैं तो ये कहूँगा कि एक तूफान बरपा हुआ है जो कि हमारे डिजिटल, क्योंकि मीडिया इज़ अ वेरी फास्ट फील्ड। मीडिया इज़ नॉट ओनली जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं या आपका जो है सेटेलाइट मीडिया है, योर डिजिटल मीडिया जो आपका है, जो टिकटॉक पे बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, एंड दे हैव लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। अब उनके लिए लीगल असिस्टेंस कितना ज़रूरी है? अभी It's आपने very देखा होगा important. आजकल देयर एक फेमस टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, जो लोग ज़ेर ताब हैं, एंड उनका ये कहना है कि हम वी डिड नॉट नो दैट इट वाज लीगल और नॉट लीगल, बिकॉज आई थिंक उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर वो उनके पास लीगल असिस्टेंस होती, एंड इफ़ दे हैड अ लीगल एसोसिएट, अगर खुद नहीं भी, अगर उनके पास कोई लीगल एसोसिएट भी होता जो कि उनको बताता कि लेट्स से इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग यू नो ऑन मीडिया, तो आपके लिए एथिकल और अनएथिकल की जो लाइन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आई बिलीव कि स्पेशली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कोर्स की जो LLM मीडिया जर्नलिज्म पे यूलो ने निकाला है, मुझे लगता है शायद ये एशियन बच्चों को देखते हुए और सोशल मीडिया के लोगों को देखते हुए निकाला है, बिकॉज इट दैट इज एग्जैक्टली समथिंग विच यू शुड स्टडी इफ़ यू आर वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस फील्ड, क्योंकि आपके एग्जैक्टली आपके एथिकल ग्राउंड्स, आपके लीगल ग्राउंड्स, वो हर चीज़ आपकी मेंशन करता है। इसी तरह जैसे फैमिली लॉज है, क्रिमिनल है, कॉर्पोरेट लॉ है, मास्टर ऑफ लॉ है, आपके पास इस तरह के सारे कोर्सेज हैं, कमर्शियल लॉ है, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हम एज अ सोसाइटी ग्रो करने में, एज अ सोसाइटी हमारी स्ट्रेंथ इसलिए नहीं कि हमारी जो लीगल स्ट्रक्चर है और हमारी जो लीगल नॉलेज और बेसिक नॉलेज है वो बहुत वीक है। हमें एज मैं अगर अपनी बात भी करूँ, दो आई एम रिप्रेजेंटिंग अ लॉ यूनिवर्सिटी, मगर मुझे अपनी बेसिक तो चलें क्योंकि मैं इस फील्ड से लिंक हूँ या मैंने खुद भी थोड़ा लॉ पढ़ा, मैं समझता हूँ चीज़ें, मगर अभी भी अप टू अ लिमिट हमें बहुत सारी चीज़ों को बेसिक ही नहीं पता कि हमारे पास राइट्स क्या हैं और हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, हमारे एथिकल ग्राउंड्स क्या हैं, हमें मिनिमम क्या इस बेंचमार्क को हिट करना है। आई थिंक उसके लिए आपके पास एक लॉ की बेसिक नॉलेज होना, नॉट इवन अ स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, आपको अपनी स्टैंडिंग को मजबूत रखने के लिए लॉ की बेसिक नॉलेज होना ना, आपको सेल्फ, जैसे हम शुरू में बात की थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, आपको जब एक चीज़ पता है ना, जैसे मैं आपको मैंने व्हेन आई वाज स्टडिंग माय इन माय अर्ली डेज, तो हमारे एक टीचर थे, वो लॉ का जब मैं पढ़ा रहे थे तो हमें बताया कि जब आप ग्रेजुएट हो जाओ तो आपको कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता बगैर FIR के बगैर। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये पाकिस्तान के 99.99% लोगों को भी पता है कि जब तक आपके ऊपर लीगल FIR नहीं, आपको हथकड़ी कोई नहीं लगा सकता, आप उसके ऊपर अगेंस्ट जा सकते हैं। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। और पूरी क्लास को शौक कि अच्छा ये भी एक हमारा राइट है। एंड ऑल्सो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी एक सर्टन पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि एक सर्टन रैंक से ऊपर ऑफिसर आपसे नहीं मांग सकता। जैसे कोई एक आपका कोई सिपाही खड़ा हुआ है रोड पे खड़ा हुआ है, जैसे मतलब ज़्यादा आपको पता है जो लॉ मिस यूज़ होता है वो बहुत एक बिलो रैंक के ऊपर होता है, लोअर रैंक के ऊपर होता है। तो एक सर्टन ऑफिसर से नीचे तो आपका वो भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं कोई आपसे पूछ सकता। बट अगेन पाकिस्तान में एक पैनिक है, क्योंकि जब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप पैनिक होंगे, बिकॉज आपको लगेगा पुलिस वाला सामने खड़ा है, तो आप वो मतलब आप मैनिपुलेट भी हो जाएंगे। तो आई थिंक ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि डेफिनेटली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन मुझे लगता है कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कि डेफिनेटली हमें इवन अपने स्कूल कॉलेज में भी, अगर हम एक बेसिक जो लीगल वैल्यूज़ हैं या जो बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो हम अगर अपने स्कूल कॉलेजेस में भी इंट्रोड्यूस करवाएं करिकुलम में, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, उसको एटलीस्ट उसने अपने स्कूल में उसको पता हो कि मैंने अपने बेसिक लीगल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या राइट्स हैं उसको पता होने चाहिए। इसकी एक और बहुत अच्छी बात आपने की, इसकी एक और साइड है। देखें जैसे पाकिस्तान में ना हर साल तकरीबन 1.5-2 लाख बच्चा लॉ पढ़ता है। उन सबको लगता है कि हम लॉयर बैरिस्टर बनेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो पढ़ने के बाद उनको लगता है कि नहीं हमारा तो एप्टीट्यूड ही नहीं है, हम गलत फील्ड में आ गए हैं, और फिर वो मास्टर्स में कुछ और करते हैं, फिर वो MBA कर लेते हैं, वो एक जेनेरिक फील्ड में आ जाते हैं। अगर ये स्कूलिंग लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे इसका एक कोर्स भी होना, सो बच्चों को, जैसे प्री मेडिकल वाले बच्चे को मेडिकल पढ़ के पता चल जाता है, A लेवल्स में आप एड मैथ लेते हैं या आपने मेडिकल लेना है, आपको अपने अंदर O लेवल में पढ़ के जहाँ से पता चलता है कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ कि नहीं। तो ये अगर इसका एक बेसिक कोर्स हम अपने इंटरमीडिएट में या अर्ली डेज में रखें, सो बच्चे को वहीं पता चल जाए क्या मैंने अगर अपने कैरियर के 4-5 साल 10 साल इसको देने हैं या हैव टू चूज समथिंग एल्स। सो आई थिंक दिस कैन बी वेरी गुड थिंग अगर हम इसको अपने बेसिक करिकुलम में ऐड कर लें। पर देखिए अगर चूज़ वो नहीं भी करता, बट एटलीस्ट मुझे लगता है जैसे हमने बात की कि अपना एक लीगल एप्टीट्यूड नहीं भी उसका बनता, बट स्टिल उसको पता होगा कि अच्छा यार ये लॉ है, ये मेरे राइट्स हैं, ये अगर लेट्स से कल को मुझे किसी भी फील्ड में, क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कि एक हॉस्पिटल से लेके एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारी कंसल्टेंसी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में आई थिंक आपको यू नीड लॉयर्स, यू नीड लीगल नॉलेज। और कोई भी चीज़ आपके लॉ से बाहर नहीं, लॉ का जो एक आपके डोमेन है उससे बाहर नहीं है,
तो आई थिंक दैट्स समथिंग जो कि पढ़ के बिल्कुल हमारी ट्रैफिक की बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे ट्रैफिक लगता बहुत है बेहतर हो कि जाएगी। अगर हमारे लीगल लोगों को सूल ही पता होना तो हम बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाएंगी। एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो एक मतलब हमारे चले लाहौर, हम बड़े शहरों को निकाल के अगर हम बात करें तो जो हमारी रूरल साइड है वहाँ पे तो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स भी लोगों को नहीं पता। सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो कि, और दूसरा है कि स्कूल में ये कॉलेज में चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, बिकॉज अगर आप आज से 400-500 साल पहले चले जाएँ, जितने भी बड़े फेमस जूरिस्ट हैं या उससे भी पहले आप दो, क्योंकि लॉ तो एक बहुत पुराना फिनोमेना है, जब से आपकी सिविलाइजेशन है तब से लॉ है। तो वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं थी। इवन आप देखें 14-15 साल में बड़े जूरिस्ट निकले हैं, लॉ को समझने वाले लोग निकले हैं, फ़िलासफ़र्स निकले हैं। तो आई थिंक शायद अब हम बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर भी कि नहीं जी आफ्टर 18 ये चीज़ पढ़नी है, तो आफ्टर 20 ये चीज़ पढ़नी है। सो इससे पहले कि हम फर्दर कुछ चीज़ों को देखें, देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिबेट कि अगर एक बच्चा इंटरमीडिएट करके आ रहा है, इसमें 2 डिबेट्स हैं, तो हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहली डिबेट तो ये है कि जी बच्चा इंटरमीडिएट करके आ रहा है, अब वो जाकर लम्स में 5 साल वाला पाकिस्तानी लॉ पढ़े या फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ पढ़ ले, ठीक है। कंसीडरिंग बस में 2 थॉट्स हैं कि बच्चा जो है वो उसको पता है कि यार मैंने यूके जाना है, मैंने स्पेशलाइजेशन करनी है। दूसरा सवाल इसी से निकलता है। पहले आप ये बताएं कि जो बच्चा यहाँ से इंटरमीडिएट करके जा रहा है, उसको पाकिस्तानी लॉ पढ़ना चाहिए या उसको यहाँ पर रहकर ही जो है अपना जो बैचलर्स है वो उसको LLB करना चाहिए ब्रिटिश लॉ? अच्छा, इसके अंदर ना 2-3 मल्टीपल ग्राउंड्स हैं। सबसे पहले डिपेंड करता है कि बच्चे का फ्यूचर प्लान क्या है। राइट। क्या वो बैरिस्टर सॉलिसिटर बनना चाहता है, क्या वो अपने आप को लॉ में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के लॉ की मार्केट तक रहना चाहता है या ग्लोबल होना चाहता है। प्लस उसको कई लोग होते हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जिन्होंने, जैसे मैंने बताया, मैंने सोचा अगर मैंने बनना है, इफ़ आई वेंट गो टू लॉ फील्ड आई विल एम बैरिस्टर ओनली, जुडिशरी, या अगर पाकिस्तान में जज लेवल है इस तरह, मुझे वकील के लेवल पे नहीं रुकना। राइट। तो इस तरह ये बच्चे का अपना गोल है। प्लस उसका बजट क्या कहता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी लॉ इसलिए पढ़ते हैं, उनके बजट इश्यूज़ हैं, तो 5 साल का पढ़ते हैं। मगर उसमें सबसे बड़ा जो इशू ये है ना, जो कि असल चीज़, जिसको अगर हम फॉरेन एजुकेशन से लिंक करें या ग्लोबलाइजेशन से लिंक करें, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में जो लॉ पढ़ाते हैं ना, एक ऑब्सोलीट लॉ है जो कि बहुत बैकवर्ड है। वी फॉलो ब्रिटिश लॉ, बट वी फॉलो ऑब्सोलीट ब्रिटिश लॉ, जो कि अब वहाँ पे स्टैंडर्ड्स चीज़ें बहुत चेंज हो गई हुई हैं। सो पाकिस्तान में बच्चा जब पाकिस्तान से 5 साल का LLB करता है, अगर उसके बाद वो कहता है मैंने बाहर बैरिस्टर बनने जाना है, तो वो लीगली एलिजिबल ही नहीं है। लीगली एकेडमिक ग्राउंड पे एलिजिबल नहीं है। राइट। सॉलिसिटर बनना है, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। सो अगर आपका गोल ये है कि आपने इसके बाद बाहर बैरिस्टर सॉलिसिटर बनना है, तो आप सिर्फ एक्सटर्नल डिग्री के बाद डायरेक्टली एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ अगर आपने पाकिस्तानी LLB किया है, LLM की कुछ किया, तो आपको पहले एक कोर्स करना पड़ेगा मास्टर लेवल का, या MA लॉ कन्वर्जन या PGDL। उसके बाद आप, जो कि बाहर से ही होगा, UK से होगा, अगर उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में बैरिस्टर या सॉलिसिटर के लिए एलिजिबल है। तो डायरेक्टली होता यह कि जब पाकिस्तान से LLB करते हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं होते हैं बाहर किसी यूनिवर्सिटी में बार या सॉलिसिटर एडमिशन लेने के लिए। हाँ, अगर एक बच्चे का गोल ये कि यार मैं LLB पाकिस्तान से कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने बैरिस्टर सॉलिसिटर नहीं बनना, या मैं पाकिस्तानी प्रैक्टिस करूँगा, या मैक्सिमम बाहर UK जाके एक LLM कर लूँगा बेसिक, तो उसके लिए देयर इज़ नो हार्म, वो करके उसके बाद LLM कर सकते हैं। मगर वो LLM और पाकिस्तान का BBA का बच्चा और वो LLB का बच्चा बराबर है, वो दोनों कर सकते हैं। ट्रू। तो उसका बैकग्राउंड की 5 साल की LLB की उस नॉलेज का कोई सच कोई उसको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, ये है कि LLB किया पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकेंगे, ये इम्पैक्ट जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू लॉ। नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, बहुत से ऑब्वियसली मिथ भी है कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है तो लॉ ही पढ़ाती है, जबकि जब हम थोड़ा सा डिग इन करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की अचीवमेंट्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये तो बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बड़ा अच्छे इनके लिंक्स हैं, बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी रेशो बहुत अच्छी है, देन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एम्प्लॉयबिलिटी। मुझे याद है वी हैड अ ट्रेनिंग कुछ महीने पहले आपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, और कुछ ऑब्वियसली हमारा भी एक रिसर्च है, तो ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जो बच्चा बिज़नेस भी कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि यार बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मुझे मतलब मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बड़ी अच्छी है, सिस्टम बहुत अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को कैसे देखते हैं? इज़ इट फेयर कि हम इसको एक लीगल प्रिज्म से ही देख रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज़ मोर देन दैट, वी ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी कि हम बिज़नेस में भी कम्पीट कर रहे हैं, हम बाकी कोर्सेज में भी कम्पीट कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को लीगल एस्पेक्ट से देखना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिल्कुल देखना चाहिए, बिकॉज बेसिकली वी नाम भी यू लॉ है एंड वी स्पेशलाइज इन लॉ। अगर आप बात करते हैं कि 1 साल में UK में लॉ ग्रेजुएट्स की, तो उसमें अगर
यूके से 30 to 40% एक साल का लॉ का जो ग्रेजुएट है वो यू लॉ से एवरी ईयर निकलता है. बैरिस्टर भी इसी रेशो से एवरी ईयर, अगर यूके जितने प्रोड्यूस कर रहे हैं वी प्रोड्यूस दैट. हमारी 8 अपने कैंपस हैं, 2 लंदन में है, उसके अलावा बर्मिंघम में है, लीड्स में है, मैनचेस्टर में है, ब्रिस्टल में है. उसके अलावा देयर आर 13 यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें जो हमारा लॉ पढ़ाते हैं. दे बिलीव व्हेन इट्स कम टू लॉ टीचिंग देयर इज नो वन बेटर देन अस इन यूके. तो उनके कैंपस में यू लॉ का लॉ पढ़ाया जाता है. उसके अंदर बहुत सी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उसके अंदर कुछ और रेनाउंड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एंड देयर फ्यू मोर एडिंग. तो व्हेन इट्स कम टू लॉ, डेफिनेटली लॉ हमारी एक स्ट्रेंथ है. और लॉ के स्टैट्स के ऊपर आई डोंट थिंक सो, नॉट जस्ट अ बायस्ड आंसर बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग यू लॉ, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनी यूनिवर्सिटी इन यूके राइट नाउ जो कि हमें, अगर हम उस एक वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, हमारा 1 लाख से ऊपर एलुमनाई है, 128 साल की हिस्ट्री है, उतने बड़े स्टैट के ऊपर कोई हमें फिर अभी compete कर सकता है रेगुलर हमारी रेशोज़ के ऊपर. वी हैव वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलेशन रेशो, दी बेस्ट पॉपुलेशन रेशो इन यूके, एंड वी हैव दी बेस्ट सॉल्टर पासिंग रेशो इन यूके सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स. सो कंपैरेटिवली जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं. सो पिपलेज में क्योंकि कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था तो वो अप टू 93-92% तक जाते हैं, जहाँ के बाकी कुछ आपके जो कंपैटिटर यूनिवर्सिटीज़ हैं जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि यार मैंने बार करना है, बीटीसी के लिए जाना है, बार ट्रेनिंग के लिए जाना है, बट पिपलेज नहीं मिलेगी. मैंने मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं, आप भी जानते हैं, आई एम श्योर मैं भी जानता हूँ, वो आप बार ट्रेनिंग करते हैं और जो कि पाकिस्तान में भी कुछ इंस्टीट्यूशन जो करवा रहे हैं, आप यहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं, बट वो करते हैं. बट असल मकसद तो ऑब्वियसली यूके जाने का ये है कि आपको प्रिविलेज मिले, आपको एनवायरनमेंट मिले. वैसे पाकिस्तान से भी आप कर सकते हैं, बट ये कि वो करके आ जाएंगे एंड दे विल कैरी द टैग यार वी आर बैरिस्टर, जो कि ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रू. बट ये कि आप लोगों की प्रिविलेज, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप लोगों की जो प्रिविलेज है विच इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑब्वियसली, अगर मैंने बार करना है, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपकी प्रिविलेज इतनी अच्छी है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो भी लॉ का इंटरेस्टेड बच्चा ना उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. आप खुद भी इस फील्ड से लिंक हैं लॉ से, आई नो दैट. मैं आपको उस प्रोस्पेक्ट से अगर बताऊँ, देखें व्हेन इज़ कम टू बार, सॉलिसिटर, ये यूके में लॉ के सबसे 2 हाईएस्ट रैंक हैं. अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि यूके में 8 यूनिवर्सिटी जो बार कराती हैं उसमें से विदाउट नेम यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि जस्ट फॉर सेक ऑफ टेकिंग स्टूडेंट्स 2-2 पे बच्चा ले रही हैं, और 2-2 का भी लीस्ट ग्रेड्स के ऊपर ही बच्चा ले रही हैं जस्ट टू हैविंग द स्टूडेंट. अब मसला ये है कि बैरिस्टरशिप इज़ अ टफ थिंग. और एग्जैक्टली सेम कि आपका एक बच्चा है जिसने इंटर में अपने लम्स की बात की, इंटर में 55% डाला, अगर लम्स लेना शुरू कर दे और लम्स अपने लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पढ़ाएगा, नस्ट पढ़ाएगा, तो बच्चे के लिए पास आउट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. सो बैरिस्टर में पढ़ाई से ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें, आपका एक्सपोजर, आपके एथिकल ग्राउंड्स, आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब कुछ यूनिवर्सिटीज़ उस ग्रेड्स के ऊपर बच्चे को लेती हैं ना, तो वो डाउन द लाइन जैसे जैसे आगे जाता है ना, तो वो बच्चा फेल कर देता है. अगर आप यूलॉ की बात करते हैं, वी डू नॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट विद 2-2 इन बीपीसी. हमारा एक वाहिद कोर्स है जिस पे हम 2-1 लेते हैं, और हम IELTS 7.5 और नथिंग बिलो 7 लेते हैं, बिकॉज वी नो कि आपको बार के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी डू नॉट एक्सेप्ट MY फॉर लॉ कोर्सेज बिकॉज नोइंग दैट कि लॉ में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए. हम जस्ट फॉर सेक ऑफ हैविंग स्टूडेंट्स वी डू नॉट निगोशिएट ऑन क्वालिटी. सो हमने अपना जो एंट्री क्राइटेरिया है वो ऐसा रखा कि हम ये सोच के बच्चे को नहीं लेते कि बस आएगा, फीस देगा, पास नहीं होगा, बैरिस्टर नहीं बनेगा तो इट्स फाइन. वी बिलीव कि जो बच्चा बार के लिए आ रहा है वो पिपलेज तक जाए. सो दैट इज़ द थिंग कि हम बाकी सारी यूनिवर्सिटी से, नॉट एवरी यूनिवर्सिटी बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, हम उनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि दे आर 2-3 यूनिवर्सिटी जो हमारे वाले पैटर्न पे यूके में चलती हैं. आप उनकी पेपर रेशो देखें, हमारी देखें, दो वी आर इवन बेटर देन देम स्टिल, मगर वो भी बुरे नहीं हैं. बट अगर आप उसको निकाल के बाकी 5 यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो देयर पिपलेज इज़ वेरी बैड. बच्चा शुरू में मिस्टेक ये करता है, वो देखता है अपने 1,500 से 2,000 पाउंड बचाने की गलती करता है, और ये दे डोंट रियलाइज़ कि आप अगर सॉलिसिटर या बैरिस्टर के लिए जा रहे हैं तो यू डोंट हैव एनी फ्यूचर. अगर आपको SRA के एग्जाम या सॉलिसिटर के लिए पास नहीं करे या आपको पिपलेज नहीं मिल रही तो आप बैरिस्टर नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ पे. तो वो बच्चा जो 1 साल कहीं पे पढ़ाई करता है, जो 2-2 वाला चला गया, ये लोअर, उससे भी लोअर ग्रेड गया है, और उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस लेता है, उसको पिपलेज नहीं मिलती, सो ही हैव नथिंग. वो एक आम आदमी, उसके पास जॉब ही नहीं मिल सकती वहाँ पे उसको. सो दैट्स टोटल वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम. सो दैट इज़ द रीज़न कि यू लॉ ये चीज़ बहुत, अब हमारी, मैंने बताया हमारे 128 साल का एक्सपीरियंस है. वी आर द मोस्ट एक्सपीरियंस लॉ यूनिवर्सिटी. सो ये सारी चीज़ों से हम गुजर चुके हैं.
True. सो वी एग्जैक्टली नो कि हमने जो प्रोडक्ट देनी है मार्केट में उसके लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए. सो दैट इज द मेन. हमारा प्रोसेस So बहुत that स्मूथ है. exactly leads me to the the next segment. So basically, I will be a devil advocate for a bit. तो मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, मतलब फ्रॉम अ वेरी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बात मैं कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी बात है, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से भी मैं बात कर रहा हूँ. और वो ये है कि अब कुछ आपके कंपैटिटर्स हैं, लेट्स से लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी एक्स. अब वो अगर दे आर ऑब्वियसली वो मार्केट में जा रहे हैं, उनके कुछ यूएसपीज़ हैं, वो कह रहे हैं यार हम इनिशियल डिपॉजिट हमारा लेट्स से 5,000 है, 5,500 है, हमारा इंटरव्यू भी बड़ा इजी है, मतलब वो भी 100% हो जाएगा, टेस्ट भी हम ऑल्टरनेट ले रहे हैं, इनटेक भी हमारी जो है ना वो हर महीने आ जाती है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि यार बड़ी आसानी है बच्चे के लिए. तो इतना जब इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे जो मार्केट भी उसको कर रहे हैं, उसके अलावा और बड़े बेनिफिट्स हैं बच्चों को जी, मतलब जो आपको पता है जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं जो कि ऑब्वियसली बहुत हट के हैं, बट एक्चुअल द प्रोडक्ट्स जो एक जो क्वालिटी है, बट ऑब्वियसली देखें एक यूनिवर्सिटी है तो उसके वो अगर कोई कंसल्टेंट है या यूनिवर्सिटी है, दे शुड सेल के उनका करिकुलम क्या है, उनकी उनकी प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या है, रादर देन द आउटसाइड थिंग्स. सो आप कैसे समझते हैं कि यू लॉ इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए और हमारी जो एक आवाम है उसका भी एटीट्यूड देखते हुए कैसे कम्पीट करते हैं आप? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट वांट टू कम्पीट. आप इसको अगर मैं इसको जेनेरिकली ऐसे ले लूँ कि पोर्शे या रेंज रोवर ना अपनी गाड़ी को ये दिखा के बेचना शुरू कर दें कि हमारे टायर इतने इंच के हैं, हमारा स्टीयरिंग गोल है, हमारी गाड़ी का शीशा इस कलर का है, क्योंकि ये सारी बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं. आप जब कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी लेते हैं ना, सो यू टेक इट फॉर कंफर्ट, यू टेक इट फॉर स्टैंडर्ड, यू टेक इट फॉर गुडविल, यू टेक इट फॉर द क्वालिटी. इसी तरह हम जब बच्चा देखते हैं, हम जो चीज़ फोर्सी करते हैं, हम बच्चे को कंफर्ट इन द कैरियर देना चाहते हैं. उसका कैरियर में उसकी अचीवमेंट में हम बिलीव करते हैं कि हमारी अचीवमेंट है. सो दैट इज़ रीज़न वी नेवर थिंक कि दूसरी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, डिपॉजिट कम कर रही है, एंटी रिक्वायरमेंट कम कर रही है, स्कॉलरशिप ज़्यादा दे रही है. हमें वो कैटेगरी फिर चाहिए ही नहीं. हम वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट कि अगर जो बच्चा ये सोच के अपनी लाइफ में भी डिसीजन ले रहा है ना, तो वो भी शायद हमारा, अगर आप कहें ना प्रोडक्ट फिट, स्टूडेंट फिट नहीं है. बिकॉज हमें फ्यूचरिस्टिक बच्चे चाहिए जिनको वैल्यू ऑफ देयर कैरियर पता है. तो हमें भी वो वैसा बच्चा ऑनेस्टली नहीं चाहिए. इसीलिए यूलो ने पिछले 2-4 साल में, अगर आप देखें, अपना इनिशियल डिपॉजिट फ्रॉम 3,000 टू 6,000 एंड देन टू 8,000 कर दिया. और द पॉजिटिव थिंग व्हाट हैव हैपेंड इज कि हमारे नंबर ऑफ एनरोलमेंट पिछले 2 साल से बढ़ गए हैं. हमारे नंबर पे इम्पैक्ट नहीं आया, हमारी नंबर भी इम्प्रूव हो गया, हमारा क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गया, हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशो भी इम्प्रूव हो गई है, हमारी जॉब एम्प्लॉयमेंट रेशो भी इम्प्रूव हो गई, हमारी वीज़ा रेशो भी इम्प्रूव हो गई. बिकॉज इस सब से हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स आना शुरू हुआ, स्टूडेंट जो आना शुरू हुआ, क्वालिटी. अब एजेंट्स को एकदम समझ आ गई कि यूलो इज़ नॉट गोइंग टू टेक बैड मोर स्टूडेंट्स. सो वो ओवरऑल इम्पैक्ट सब चीज़ों में बेहतर हो गया. यूके की नज़र में हम एक ग्रीन लेबल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें रिस्क ऑफ अजाइलम, रिस्क ऑफ नो शो स्टूडेंट्स, रिस्क ऑफ फेलियर इज़ वेरी लेस. सो ये सारी चीज़ें ऑनेस्टली माइल्डली मैटर नहीं कर रही. हम अपने बच्चों का कैरियर देख रहे हैं. हम ये नहीं देख रहे कि अगर एक बच्चे ने फलां रीजन कैसे वो यूनिवर्सिटी चूज़ की है तो हम अपना लेवल लो कर दें. एंड वी आर वेरी क्लियर कि हम अगले 10, 15, 20 साल, 50 साल में भी अपने एंटी रिक्वायरमेंट बार की कम नहीं करेंगे. Because we want a certain category. So that's the basic reason. Right. Okay, so let's move forward. I think सबसे पहले तो ये कि जो आपने justification दी, I think that is something which is very valuable, क्योंकि बाज़ औक़ात at sometimes हम जो compete करते हैं, जो हम comparison करते हैं, वो in terms of numbers करते हैं. But I think Pakistan is always is always a tough market for universities because due to a lot of external factors. तो उसमें आई थिंक नंबर्स, ये भी एक सवाल है जो आई थिंक कंसल्टेंट जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट एजेंसीज़ हैं, उनको भी अपने आप से भी करना है और यूनिवर्सिटीज़ को भी करना है कि क्या सिर्फ नंबर ही एक पैरामीटर है. भाई नंबर भी हम पीछे नहीं हैं. मैं आपको इसमें जस्टिफिकेशन दूँ ना. देखें, अगर मैंने बताया एक यूनिवर्सिटी की पासिंग रेशो एंड में पेपलेज या सॉल्स्टर की, अगर आप ये देखेंगे ना कि उनके 3,000 बच्चों में से एंड में बैरिस्टर उनके भी उतने ही बन रहे हैं जितना हमारे 500 में से बन रहे हैं. सो इन द एंड में बैरिस्टर, तो वही मैं वो बता रहा हूँ, वी प्रोड्यूस मोर बैरिस्टर दैन देम. बिकॉज हमारा बच्चे की पासिंग रेशो ज़्यादा है, जो कि स्टूडेंट शुरू में रियलाइज़ नहीं करता और बाद में जाके दे रियलाइज़ कि यार आ तो हम गए हैं मगर ये हमसे होना ही नहीं है. सो इन द एंड क्वालिटी ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ नंबर दोनों पे फ़र्क नहीं पड़ता.
नहीं बिल्कुल, एंड अगेन आई थिंक पैरामीटर्स वही बात है कि सिर्फ क्वांटिटी पे बात क्यों हो रही है, बात ये कि अगेन वही है कि हम कितने सक्सेसफुल बैरिस्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कितने सक्सेसफुल सॉलिसिटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो ओबियसली आपका एक एलुमनाई नेटवर्क है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क्स एज फार एज आई नो, तो वो कितना बड़ा है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट, क्योंकि वही बात है कि अब थोड़ा सा जो हमारा पिछले 15-20 साल में एक ट्रेंड रहा है पाकिस्तानी इसका कि यार हमने चले जाना है, सेटल डाउन हो जाना है, हमने किसी टैक्सी चला लेनी है, ये कर लेना है। ऑब्वियस सर्वाइवल जॉब्स थी, वो एक हमारी एक जनरेशन ने की, और हम, आपको भी पता है कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज से पीछे रह गए हैं। मैं भी बाहर रहा हूँ ऑब्वियसली, आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ के वाइट कॉलर जॉब्स में हम इंडिया से, चाइना से, इवन नेपाल, बांग्लादेश से भी मैं कहूँगा मुझे एट सम टाइम्स लगता है शायद हम पीछे रह गए। सो आई थिंक वो भी एक हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हम उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, जैसे हम शुरू में जो डिस्कस करते हैं ना, हमारे जो गोल्स है ना, हमारे गोल्स बहुत छोटे हैं। हमारा बच्चे का बाहर, यहाँ 90% बच्चे का बाहर जाने का मकसद ये होता है कि बस बाहर चला जाऊँ। बहुत सारे लोग जो फ्यूचरिस्टिक स्टूडेंट होता है उसका माइंडसेट कभी ये नहीं होता। उसका माइंडसेट ये होता है कि मैं जहाँ भी रहूँगा मैं ग्रो करूँ, और अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं कुछ बनने के लिए जाऊँ रादर देन दैट कि सिर्फ 4 पैसे कमाने के लिए जाऊँ। सो दैट इज़ द इशू। मेरा इसमें गिला ना कुछ पेरेंट्स के साथ भी, क्योंकि अक्सर जब बच्चा आता है काउंसलिंग के साथ पेरेंट्स भी आते हैं, तो उनका वो, मुझे लगता है एट टाइम्स बच्चे को उसका माइंड बनाने में पेरेंट्स का बड़ा रोल है। क्योंकि जिन बच्चों को मैंने देखा है जिन्होंने अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की हैं, जो बड़े फ्यूचरिस्टिक हैं या फिर वो बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, उनके माँ बाप का बड़ा मेजर रोल होता है। डेफिनेटली वो कहते हैं बेटा कुछ नहीं चाहिए हमें, वी डोंट नीड एनीथिंग, हमें बस हमारा प्राइड ये है कि तुम डिग्री कर लो, तुम सेटल डाउन हो जाओ। तो आई थिंक वो एक माइंडसेट भी बड़ा ज़रूरी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर माँ बाप की तरफ से ये माइंडसेट है कि यार आप हमारे बच्चे को ऐसी जगह बस भेज दें कि बस ये पैसे कमा ले, कुछ हमें पाउंड जाना शुरू हो जाए, बेशक अगले 5 साल 10 साल में उसका करियर जो है ना वो ख़त्म हो जाए, और बाय आफ्टर 35-40 वो कह रहे हो यार मैं तो सर्वाइवल जॉब से मुझे आती हैं और तो मेरे पास कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो आई थिंक पेरेंटिंग, एक तो काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं, वो एक हद तक हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली बच्चा आता है, हमारी एक 1 आवर की स्लॉट है, 2 आवर की स्लॉट है, हम कर लेंगे। बट जो माँ बाप का उसके साथ एक जो बॉन्ड, आई थिंक पेरेंटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वेरी, क्योंकि बच्चा आपकी काउंसलिंग पे कभी स्टैंड नहीं करेगा। आप उसको घंटे के लिए काउंसल करेंगे, घर जाके अगर पेरेंट्स दोबारा वही बात करेंगे यार, अगर बच्चे को जो एक बैगेज के साथ भेजेंगे ना, विद बैगेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चे ने अगर ग्रो करना भी होगा ना, तो वो हर वक्त यही सोचेगा यार मैंने तो अगले महीने पैसे घर भेजने हैं। सो रादर देन अप्लाइंग फॉर जॉब्स फॉर इन गुड कंपनी, अच्छा मुझे भी मैकडॉनल्ड में जॉब मिल रही है तो मैं ये करता हूँ, अगले महीने ढूंढूंगा, उससे अगले महीने ढूंढूंगा। सो वो अपना उस बैगेज से अपना फ्यूचर कैरियर खुद किल कर देता है। फरहान, मुझे इसमें एक बात ये भी नहीं समझ आती ना कि पाकिस्तान में एक बच्चा है, हम उसको यहाँ पे भी अगर पढ़ाएंगे, लेट्स से यूजी के लिए आप एक बच्चा भेज रहे हैं, पीजी में बच्चा इतनी ठीक है, वो 9 मंथ्स 1 ईयर का है, बच्चा उसमें मैनेज कर लेता है। बट यूजी के लिए जो बच्चा जा रहा है, हमें ज़्यादातर कंप्लाइंस रिलेटेड इश्यूज़ उधर ही आते हैं कि बच्चा डिग्री नहीं कंप्लीट कर रहा, बच्चा जो है वो आगे स्किप हो रहा है या असाइलम ले रहा है। तो उसमें ये कि मेरा हमेशा ये एक पेरेंट्स के साथ ये डिस्कशन होती है कि आप पाकिस्तान में था बच्चा होगा, आप तभी उस पर स्पेंड कर रहे थे, अगर वो पाकिस्तान में पढ़ता है, कल को आप उसकी शादी करते हैं पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में आपको पता है कितनी लेविश शादियाँ होती हैं, बेशक बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो भी 40-50 लाख रुपए आराम से शादी पे लगा देती है, चाहे वो बेटे की बेटी की। अगर उसी को आप ये समझ लें कि यार कि हम बच्चे को अगर वही पैसा जो हम उसकी एजुकेशन या लेविश शादियों पे लगा रहे हैं, अगर वही हम बच्चे को, उसको एक डिग्री अगर उसको मिल जाए यूजी की वो जाके, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अ डिग्री, इट्स ऑल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस। क्योंकि जो बच्चा 18 साल की उम्र में जाके डिग्री करके जो उसको एक्सपोजर मिलता है, वो मास्टर्स वाले बच्चे को, क्योंकि उसकी आदतें बहुत पक्की हो चुकी होती हैं। सो क्या ये भी एक चीज़ नहीं जो पेरेंट्स को सोचना चाहिए? बिल्कुल, उसमें एक, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, पेरेंटिंग की बात है, बैगेज की बात है, प्लस फ्यूचर बच्चे ने सोचा क्या हुआ है, और प्लस एक सबसे बड़ा इशू अंडरग्रेड के अंदर बच्चों का ना, नो शो का, भागने का, ये होता है कि वो एक माइंडसेट अपना तो लेके जाते नहीं हैं। हाँ, ओ लेवल ए लेवल बच्चा कंपैरेटिवली बेहतर होता है, मगर स्पेशली जो इंटर वाला बच्चा होता है ना, उसको 99% बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ने जा रहा है और क्यों जा रहा है। और घर वालों ने कह दिया ये पढ़ लो, वो उसके लिए चला जाता है। वहाँ जाके थोड़ा सा उसको लगता है कि यार दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मैं कर नहीं सकता, या मेरे से हो नहीं रहा, या वो कोई और 4 चीज़ों में इन्वॉल्व, क्योंकि वहाँ जाके उसका माइंड खुलना शुरू होता है। सो वो यहाँ से गया होता है एक पैक माइंड के साथ कि ये कर लो, वहाँ जाके जब वो दुनिया देखता है तो वो फिर उसमें घूम जाता है। फिर वो अब उसको 4 चीज़ें शायरियाँ समझ आती हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए था, मैं ऐसे ज़ाइलम ले लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ।
बच्चों को समझ नहीं आता, स्पेशली एक जाइलम आजकल इतना बड़ा पेन पॉइंट है। स्टूडेंट को लगता है मैं बाहर जाकर जाइलम ले लूँगा, मेरी जॉब तो, मेरी ज़िंदगी तो बन गई। भाई नेशनलिटी आपको मिल गई, मगर यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप अपने मुल्क को वापस नहीं आ सकते कभी खुशी में। और हमने कितनी एग्जांपल्स देखी प्लस आपको इमिग्रेशन नहीं मिलती, प्लस वहाँ पे आपको वो बेनिफिट्स जो है नेशनल है वो सारे बेनिफिट नहीं मिलते। सो डाउन द लाइन आप अजाइलम लेने के बाद, क्योंकि आप अजाइलम लेता है बच्चे को लगता है मुझे वर्क तो अलाउ हो गया है, वो पढ़ाई छोड़ देता है। सो 4 साल बाद उसको रियलाइज़ होता है कि डिग्री तो मैंने की नहीं थी, अब क्या जॉब मिली है क्लैरिकल जॉब, तो अब उसका फ्यूचर ही नहीं है। सो वो चीज़ें बच्चों को बड़ी देर से रियलाइज़ होती हैं, जो कि बहुत बड़ी हिट करती हैं। अच्छा, इस सारी चीज़ से ना यूनिवर्सिटी लॉ का एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट लिंक है। जैसे हम शुरू में बात करते हैं कि लॉ, अच्छा यू लॉ इज़ नॉट जस्ट अबाउट लॉ, हमारे पास बिजनेस भी है, हमारे पास साइकोलॉजी भी है, क्रिमिनोलॉजी भी है, पॉलिसी मेकिंग भी है हमारे पास, उसके अलावा बिजनेस में कंप्यूटर साइंस भी है। यू लॉ में अगर आप, जैसे शुरू में आपने बात की कि लॉ के लिए आते हैं, लॉ इज़ ऑब्वियसली देयर, मगर मैं आपको एक ऐसा स्टैट बताता हूँ जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी में नहीं है। आप हमारे पास एमएससी के किसी भी प्रोग्राम में आए या सॉलिसिटर के प्रोग्राम में आए, एमबीए है, एमएससी स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लीडरशिप है, आप किसी भी कोर्स के लिए आएँ, वंस यू कंप्लीट योर डिग्री, इफ़ यू डू नॉट सिक्योर योर जॉब, अ वाइट कॉलर जॉब जो कि प्रॉपर जिसको हम जॉब कहते हैं, इन 9 months ऑफ कंप्लीटिंग योर डिग्री यू कैन रिफंड, गेट योर फीस रिफंडेड, जो कि दुनिया में कोई और यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती है। ऑल द एमएससी एंड सॉलिसिटर एज वेल। अब इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अपने ना सिर्फ लॉ बल्कि अपने बिजनेस के कोर्सेज पे भी इस कदर बिलीव रखती है, दे बिलीव इन देयर करिकुलम एजुकेशन सिस्टम कि दे नो के बच्चे को जॉब मिलेगी। और यही हमारे सबसे बड़े बच्चों पेरेंट्स का पेन पॉइंट होता है, बच्चे को जॉब मिलेगी नहीं। अब वो पेरेंट्स तो मैकडॉनल्ड तक की या केएफसी की जॉब तक भी खुश हैं, हम बात कर रहे हैं ऑफिस जॉब की। लेकिन बट दिस इज वेरी सरप्राइजिंग स्टार्ट फॉर मी, क्योंकि बड़ा ये दावा जो आपका है ये बहुत सरप्राइजिंग है, बिकॉज इवन रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ ये दावा नहीं करती हैं और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। सो एक यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एक ऑब्वियसली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी होकर भी दे आर सो कॉन्फिडेंट ऑन देयर एंड स्टैंडिंग। वी गिव दिस गारंटी इन रिटर्न। हमारी वेबसाइट पे एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस के नाम से ये है, यू गो ऑन द वेबसाइट, आपको सबसे पहले स्क्रीन पे नज़र आएगा। और इससे बेहतर इसका एक और स्टैट है, हमारी जब से ये पॉलिसी आई इट्स बीन ईयर्स, हमारा 1% स्टूडेंट भी ने भी क्लेम पे नहीं किया, बिकॉज दिस अ डिपार्टमेंट जो कि बच्चा जब आता है पहले दिन से वो उसका ऐसा इन लाइन होता है, विद इन अ वीक वो उससे मिलते हैं, पूछते हैं फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना है, क्या गोल्स हैं, वो उसको पूरी गाइडलाइंस देते हैं कि अच्छा क्या कोर्सेज पहले ऑप्ट करो, क्या बाद में ऑप्ट करो, कब तुमने CV लिखना है, कौन से जॉब फेयर्स में जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना, ड्यूरिंग द एजुकेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन देयर आफ्टर हिम। सो जो मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है, इट्स अ प्रॉपर करियर, मतलब करियर ओरिएंटेड एक यूनिवर्सिटी है, वो इज़ नॉट ओनली बिलीव ऑन द कमर्शियल ट्रांजेक्शन के यार 15,000 पाउंड ले लिए, 16,000 पाउंड लिए, देर एक्चुअली वरीड एंड एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर एक्चुअली द एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एंड गोल तो हर बच्चे का यही है कि यार मुझे पास जॉब होनी चाहिए। हमें पता है बच्चा बाहर जाता है PR के लिए जाता है, PR के लिए आपको प्रॉपर जॉब चाहिए, प्लस हर बंदा पूछता है जॉब यूनिवर्सिटी जॉब लेके देगी। अच्छा, कोई यूनिवर्सिटी जॉब लेके नहीं देती, मगर टेक्निकली हम आपको एक किस्म की शायद ये रिटर्न गारंटी नहीं दे रहे कि जॉब लेके देंगे, मगर अगर 99% बच्चा हमारा पिछली जब से हमने प्रॉमिस किया है उसको जॉब मिल रही है, तो एक किस्म का हम इतना पुश करते हैं कि उसको लेके ही दे रहे हैं। और अगर नहीं लेके दे रहे तो भाई आपको आपने डिग्री भी ले ली, आप वहाँ रह भी गए, आपने नौकरी भी की, 4 पैसे कमा भी लिए और अपनी फीस भी वापस ले ली। एंड दिस देखें, जो द टाइम लाइन इज़ वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि 9 months के अंदर आप कह रहे हैं कि अगर बच्चा नहीं सिक्योर करता, तो जब भी एक डिबेट भी चल रही है कि यार जो PSW है वो शॉर्टन हो जाएगा, 1.5 साल का हो जाएगा, तो मतलब अगर उसमें भी देखें अगर वो 1.5 साल का हो जाता है या 1 साल का भी इन द वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है, स्टिल आई थिंक अगर किसी बच्चे के पास लॉ की डिग्री है तो स्टिल ही इज एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग जो कि बच्चों को देखें। आप जब हमेशा, इट्स नॉट अबाउट लॉ, आई ऑलवेज बिलीव अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं ना, उसमें 2-4 चीज़ें ज़रूर देखें कि उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसकी रैंकिंग रेटिंग कैसी है, प्लस जिस स्कूल में आप जा रहे हैं, बिजनेस स्कूल है, कंप्यूटर साइंस स्कूल है, वो उसकी वैल्यू क्या है, उसका जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है, आप जो डिग्री पढ़े हैं उसकी जॉब मार्केट आपके मुल्क में वहाँ क्या है, प्लस उसका एम्प्लॉयबिलिटी रेशो क्या है। क्योंकि इन द एंड आपने वहाँ पे अपने आपकी जॉब सिक्योर करनी है, अपना कैरियर सिक्योर करना है। अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी ऐसी डिग्री पढ़ रहे हैं जिसकी जॉब रेशो अच्छी नहीं है, सो अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं और अपने कैरियर के साथ खेल रहे हैं। जैसे अब यू लॉ के अंदर LLM में 33 स्पेशलाइजेशन है, मगर हम पाकिस्तान से बच्चों को पहले बताते हैं कि ये 10-12 स्पेशलाइजेशन है, इसमें जाना, क्योंकि इसकी मार्केट वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, और अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान वापस आना पड़े तो पाकिस्तान में मार्केट बहुत ज़्यादा है।
हम बच्चों को भी एडवाइस ही नहीं करते कि आप ऐसे और LLM के लिए जाओ जो अगर खुदा ना खास्ता कल को आपको वापस आना पड़ जाए तो पाकिस्तान में उसकी जॉब वैल्यू ही नहीं है. सो इट्स समथिंग जो कि एज अ काउंसलर आप लोग भी और हम लोग भी गाइड करते हैं, और बच्चे को अपनी वर्किंग भी बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर करना. एंड आई थिंक जो एक चीज़ हमारा एक फेयर फैक्टर है, आजकल बड़ी डिबेट चल रही है कि जी यूके बड़ा सख्त हो गया है और यूके में अब तो PSW भी कम हो जाएगा, जॉब्स नहीं है मामला, और जॉब नहीं मिलती, और पेरेंट्स काम, और वो दे रियली टॉक अबाउट इट कि नहीं यार यूके नहीं जाना, यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है. तो आई थिंक ये जो शोर्टी है जो आप बात कर रहे हैं, आई एम श्योर जो हमारे अच्छे काउंसलर्स हैं वो ऑलरेडी इस पर बात करते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि यूके में जॉब नहीं है, इट्स अबाउट कि इट्स ऑलवेज अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, कि आपकी सप्लाई एंड डिमांड जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर रही है. अगर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट एक्चुअली द यूके इकोसिस्टम डजंट नीड देम, तो ऑब्वियसली जॉब नहीं होगी. ऑब्वियसली. प्लस मैं आपको बताऊँ, मेरा इस पर बिल्कुल अपोजिट थॉट प्रोसेस है. आई बिलीव कि यूके में क्लिनजिंग शुरू हो गई है और यूके टफ हो रहा है, मगर यूके क्लीन हो रहा है. और यूके का प्रॉस्पेक्ट मुझे लगता है जो बच्चे अब जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें रिसेंटली उन्होंने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं 2-2.5 लाख, उनको उन्होंने गुड बाय नोटिस भेज दिए हैं, आइदर मैसेज या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. जब वो लोग निकलेंगे, वो जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, वो वर्किंग कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं. सो जो नया स्टूडेंट आएगा, एक तो क्वालिटी वो उन्होंने बेहतर कर रहे हैं. यूके में जितनी क्वालिटी ला रहा है, थोड़ी क्लिनजिंग कंप्लाइंस ला रहा है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इंप्रूव हो गया है. जब अच्छा बच्चा जाएगा उसकी जॉब प्रॉस्पेक्ट भी बेहतर है. प्लस जब वो खला आएगी, जब वो इलीगल इमिग्रेंट्स निकलेंगे तो वो जॉब मार्केट भी खाली होगी. वो स्पेस कौन लेगा? वो स्पेस लेगा स्टूडेंट जो PSW पे चला जाएगा या जो पढ़ने जाएगा. उनको छोटी ऑड जॉब्स भी और प्रॉपर जॉब्स भी, क्योंकि वी ऑल नो इन गोरा कल्चर दे डोंट बिलीव वर्किंग ऑन वीकेंड्स. वो तो शाम को 5 बजते हैं, लैपटॉप बंद एंड देयर होम. हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो अपने 20 आवर को यूज़ करता है वीकेंड पे, क्योंकि उस पर डबल पैसे मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं. इसी तरह आप देखें जब ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट में जब 4 महीने लोग निकले, सो एक सडन बूस्ट यूके को मिला था. जो फॉरेनर्स थे या स्टूडेंट्स थे उनको अच्छी जॉब्स मिलना शुरू, जो कि 6 साल रहा अभी तक. आप देखें अभी तक 2024-25 टेक्निकली तक रहा. मैं आपको बताऊँ, जब बच्चा कहता है ना जॉब्स नहीं है, आप कंपेयर करें हमारे मुल्क में कितनी जॉब है. क्या वो बच्चे ने कभी ये कहा है कि अच्छा मुझे यूके जॉब नहीं मिले, पाकिस्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान में नौकरी मिलेगी? सो अगर आप मेरा बड़ा मज़े का इसमें मेरी जब डिबेट होती है पेरेंट्स के साथ, तो मैं जो जो कहते हैं जी जॉब नहीं मिली या मिलेगी, तो मैं उन्हें कहता हूँ अगर आपके बच्चा जिसको जॉब नहीं मिल रही यूके में, मोस्टली बच्चों को मिलती है, मतलब वी हैव सेंड लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मिलती है. जिसको नहीं मिल रही, क्या वो पाकिस्तान में आके उसको जॉब मिल सकती है ना? मैं आपको बात बताऊँ, मुझे 8 साल हो गए कंटिन्यूटी में अब इस फील्ड में. मेरा कभी भी एक स्टूडेंट वापस नहीं आया जिसने कहा मुझे जॉब नहीं मिली. ट्रू. अगर वो बच्चा उसमें, मैं ये ज़रूर है कि मैं हमेशा बच्चे को बड़े प्रॉपर माइंड सेट के भेजता हूँ कि यार ये शुरू में स्ट्रगल आएगी, उसको लेना है. क्योंकि आप ये देखें ना, या तो आप बात करें कि आप US के नेशनल हो, आपको पता है यूके नहीं मिल रही, तो मैं US जाकर तो नौकरी मिल ही जाएगी. आपने आना तो पाकिस्तान वापस है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? में ऑल्सो देखें एक कम्युनिस्ट वर्ल्ड तो है नहीं, इट्स कैपिटलिज्म. यहाँ पे देखें आपके पास स्किल है, यू आर ऑफरिंग सम वैल्यू, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर खुद आपके पास आएगा. मुझे अभी भी लगता है अच्छे एम्प्लॉय को हर जगह नौकरी मिलती है. और मुझे अभी भी लगता है कि यूके में बहुत स्पेस है लोगों के लिए हु हैव द सर्टेन स्किल सेट. बिकॉज जब आपकी एम्प्लॉयर से बात होती है तो कहते हैं यार हम तो ढूंढ रहे हैं, वी वांट गुड पीपल, लोग अच्छे नहीं मिल रहे, कमिटमेंट नहीं है, काम उस तरह से नहीं हो रहा. तो आई थिंक ये चीज़ नहीं हो सकती. इफ़ यू हैव ऑल द टिक्स, अगर आपके पास वो सारा एक्सपीरियंस है, आपकी एथिकल साइड अच्छी है, तो डेफिनेटली आप. मैं आपको उसमें बच्चों के लिए ना, स्टूडेंट्स के लिए एक स्मॉल टिप दे देता हूँ कि हाउ टू गेट अ गुड जॉब. आप खुद भी एक एम्प्लॉयर है, आपके पास कभी भी कोई अच्छा एम्प्लॉय है, यू नेवर वांट टू लीव हिम. इनफैक्ट कोई रिज़ाइन देता है, आप उसे 4 पैसे ज़्यादा भी ऑफर करते हैं. 100%. स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं? स्टूडेंट करता ये है कि उसको 20 आवर वीक में अलाउ होता है ना, वो ऑड जॉब्स करता है जहाँ से पैसा ज़्यादा आता है. दे नेवर अंडरस्टैंड. अच्छा, हमारा जो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी रेशो अच्छा है, हमारी जो वो डिपार्टमेंट है, वो बच्चे को ये गाइड करते हैं कि बेटा इंटर्नशिप कर लो, तुम्हारे 20 आवर सिक्योर है. अगर अनपेड इंटर्नशिप करोगे तो सिक्योर है, मगर किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करके अपना वैल्यू दिखाओ, अपने स्किल शो कर दो. अगर आप कहीं पे 3 महीने इंटर्नशिप कर रहे हैं, 1 पाउंड 2 पाउंड पर आवर काम पे कर रहे हैं, मगर इफ़ यू आर अ गुड एम्प्लॉई और आपके मैनेजर को ये समझ आ जाए कि यार ये अच्छा है, तो वो वेट करेगा कि आपकी पढ़ाई कब ख़त्म हो रही है, ताकि वो आपको ऑन जॉब ले. मगर वो बच्चे के देखते हैं साथ यार तुम 10 पाउंड कमा रहे हो, मैं तो 8 कमा रहा हूँ, अच्छा मुझे भी अपनी कंपनी बात कर ले. उसकी कंपनी में काम क्या है? बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, कैब चलानी है, फ्यूचर नहीं है. उसका ताल्लुक ये भी है ना कि एज अ कॉम भी तो हमारा यही एक एटीट्यूड है ना कि हमें
सब कुछ आज पैसे चाहिए, ज़्यादा हमें कहाँ आज से आ रहे चाहिए, हैं? हमें ठीक है, पैसा तो है लेकिन हमें पैसा हमें 2 साल बाद नहीं चाहिए, हमें आज चाहिए। बिल्कुल। बेशक उस सारी एक्सरसाइज में हम जो अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको हम बिल्कुल ज़ीरो कर दें। तो आई थिंक एज एन हम लोगों का बड़ा ये इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चों को ये चीज़ें समझाई जाएँ, इंस्टिल की जाएँ कि ये चीज़ें, ये आपका करियर मेक और ब्रेक है। जो बच्चा यहाँ से मास्टर्स के लिए जा रहा है, बैचलर्स के लिए जा रहा है, उसके वो 4-5 साल हैं जिसमें उसका करियर डिसाइड होगा कि Agree. वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। आई थिंक आफ्टर दैट वंस यू हिट योर 30s और लेट 30s इट्स टू लेट। एग्जैक्टली और यही चीज़ हमारे आपने एक पहले सवाल पूछा था कि यूलो का क्वालिटी क्यों अच्छी है, पासिंग क्यों अच्छी है। हम इस चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे कैश इंटरव्यू में। हमारा वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट रीज़न कैश इंटरव्यू रिजेक्शन का होता है अगर बच्चे को अपने फ्यूचर गोल्स क्लियर नहीं है। वी वांट कि हमारा बच्चा जब आ रहा है हमें जेनेरिक आंसर नहीं चाहिए, उसके बड़े प्रॉपर आंसर्स चाहिए कि उसका फ्यूचर गोल्स क्या है, वो करना, वो यूके करने जा रहा है। बच्चा कहता है जी यूके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, भाई हमें नहीं जानना, हमें पता है यूलो बहुत अच्छी है, वी डोंट वांट टू नो इट फ्रॉम यू। हमें पता है वो चीज़, वो हमारी वेबसाइट पे है, आपको क्या इम्पैक्ट देगी वो जानना है। आप क्या पढ़ने जा रहे हो, उसके मॉड्यूल्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट देंगे वो जानना है। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वहाँ रहते हुए पाकिस्तान आते हुए, वी वांट टू नो दैट। आई थिंक पर्सनलाइज्ड डिस्कशन, पर्सनलाइज्ड आंसर्स बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज इंटरव्यू आपके बारे में जानना चाहता बिल्कुल है। मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, I'm the इंटरव्यूअर, मैं इंटरव्यू ऑफिसर हूँ या कंप्लाइंस ऑफिसर हूँ, या एम्बेसी में जो बंदा बैठा है वो उसे पता है कि यूके अच्छा है, जब भी बच्चा आने वाला है तो उसको तारीफ़ें नहीं हाँ, सुननी। वो तरीके उससे लिंक करना ज़रूरी है। बिल्कुल लिंक वो बच्चा नहीं करता, वो बच्चा उसको ब्रिज नहीं करता। बच्चा कहता है जी मैंने, वो मुझे चैट जीपीटी ने आंसर्स दे दिए हैं या मेरे काउंसलर्स ने मुझे 4-5 आंसर्स दे दिए, मैंने जाके 90% स्टूडेंट ने पाकिस्तान में नेस्ले कोक में आके काम करना है। जी। जैसे वो रेड कारपेट लेके बैठे हुए हैं, हर बच्चे के आंसर देता है पेप्सी, नेस्ले कोक में आऊँगा, मैं वहाँ मैनेजर लग और चौथी जाऊँगा। कंपनी नहीं याद, मतलब अगर वो एमएनसीज में भी याद दे नहीं डोंट है। हैव एनी। भाई अगर आपने एमएनसीज भी देने ना, आई डोंट माइंड एमएनसीज दो, मगर एक प्लान दो कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, मैं पाउंड में क्या अर्निंग लूँगा, मुझे क्या रेज मिलेगा, अगर वहाँ जॉब नहीं होगी मेरा बैकअप क्या है, किस डिपार्टमेंट में है, कितना अर्सा बैकअप है, काम करूँगा, दोबारा यहाँ ट्राई करूँगा, नहीं। सो दे शुड बी कंक्रीट प्लान। तो वो बच्चे जब वो नहीं देते तो वी हैव इश्यूज़ विद दैट। और ये सेम चीज़ नॉट जस्ट पाकिस्तानी, एशियंस में बहुत सारी जगहों पर ये रेप्लिकेट होती है कि वो यहाँ से ही एक सोचे हुए फ्यूचर प्लान को लेके भी नहीं जाते। मेरा अपना भाई यूके गया वर्क परमिट के ऊपर, उसको एक कंपनी में काम करता, उसे किसी ने बुलाया, ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। 2 महीने में उसको रियलाइज़ हो गया कि यार जो जिस किस्म की जॉब मुझे मैं चाह रहा हूँ ना, यहाँ नहीं मिल रही। आफ्टर 2 months ही कॉल माई मदर एंड ही सेड कि अम्मी मुझे अगर इस महीने जो मैं चाह रहा हूँ जॉब नहीं मिलेगी ना, सो आई विल कम बैक, मैं नहीं रुकूंगा। क्योंकि उसने पहले दिन से सोचा हुआ था कि मेरे पे एक जिम्मेदारी मैंने लेके चलना है घर को, और वो कॉन्फिडेंट था वो कि अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो मैं कोई वापस मसला आ नहीं, जाऊंगा। नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड ना। और वो लकीली उसको तीसरे महीने मिल गई जो बट अगर वो ना मिलती तो वाज वेरी श्योर कि आई विल बी कमिंग बैक। फरहान भाई बात ये है कि अगर आपका स्किल डेवलप है, आपने अच्छी डिग्री कर ली, अगर आपको लेके वर्स्ट केस सिनेरियो में यूके में जॉब नहीं भी मिलती तो दैट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। आप पाकिस्तान आ सकते हो, आप यूएस जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, बट द थिंग इज स्किल। आई थिंक ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, वो बच्चे की आखिरी प्रायोरिटी है। वो स्किल पे तो बात ही नहीं करना चाहता ना, वो कहता है डिग्री कर ली है मैंने, जॉब मुझे मिल जाएगी। बट आई थिंक दैट्स समथिंग जो कि एक पर्सनलाइज चीज़ है। स्किल आपकी अपनी एफर्ट बहुत ज़रूरी है फॉर द स्किल दैट इज़, डेवलपमेंट। देखें हमारा ना एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़, विल ट्राई टू रैप दिस अप। हमारे बच्चे को लगता है कि अगर मैं किसी काउंसलर के पास आ गया हूँ ना, या किसी यूनिवर्सिटी रेप से मिले तो सारी जिम्मेदारी उसकी है। 99% जिम्मेदारी बच्चे की है, कैरियर आपका है। आई ऑलवेज बिलीव कि मैं आपको जो मर्जी चीज़ बता दूँ, आपकी अपनी होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है और आपको अपना उसके ऊपर वर्किंग ज़रूरी है। अगर आपके पास एक बच्चा आ रहा है ना, और आप अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपके सामने कहा ना फरहान भाई ये 2 यूनिवर्सिटी इनमें से सोच लो, मैं एज माई सेल्फ आई विल गो बैक, आई विल सर्च ऑन बोथ ऑफ देम, और मैं देखूँ क्या मुझे भी ये उतना अट्रैक्ट कर रहा है जितना आप मुझे अट्रैक्टिव बना के चीज़ बेच रहे हैं। सो इट्स समथिंग कि बच्चे को खुद भी उस पर सर्च करना बड़ा ज़रूरी है कि इन दैट कैरियर आपका है। उसने आपसे काउंसलिंग करा ली, प्रोसेस करा ली, उसने सारी ज़िंदगी आपको महीना नहीं भेजना। सो ही नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कैरियर नहीं बनेगा तो उसका नहीं बनेगा। सो दैट्स समथिंग जो कि बहुत लैक करता है। और कुछ कंट्रीज़ हमसे इसलिए आगे बहुत हैं कि वो पहले दिन से सोच लेते हैं कि हम ग्रो करेंगे एज अ नेशन, वो चीज़ एप्लीकेट करती है यूथ में। ये चीज़ अगेन जो आपने कहा था पेरेंट्स को बच्चों की ग्रूमिंग में बड़ी ज़रूरी है। मेरा एक बेटा है 13 साल का, माशाल्लाह, मैं उसे कहता हूँ जो करना है, जो तुम्हारी, उसने भी O लेवल्स है, उसने अपने कोर्सेज सारे खुद चूज़ किया है। मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, मेरे 0% से है कि तुमने क्या करना है,
उसने कहा मैंने ये रखना है, मैंने कहा रख लो, But then योर लाइफ। it says a lot about our parenting and as in society कि हम independent minds बना रहे हैं, independent minds बना रहे हैं. मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा हमारा failure as a कॉम as an our education system ये है कि हम एक बच्चा जो 18 साल का हो जाता है वो डिपेंडेंट ही है, बिल्कुल 25 साल का हो जाता है डिपेंडेंट ही है. तो आई थिंक इंडिपेंडेंट माइंड्स दैट शुड बी द गोल, और वो हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है. बिल्कुल। हम बच्चे को मेंटली तौर पे वो हमारी डिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ही में कोई है. ग्रूमिंग सेटअप नहीं है। मैं यूएसएड की जब ट्रेनिंग देता था वो यही था कि यूएसएड फ्री ट्रेनिंग कराता था उन लोगों के लिए जो इंटर में 95% से ऊपर बच्चे मार्क्स लाते थे। मैं अमेज था कि उन बच्चों को ऑन पेपर्स के लिए इतने अच्छे 90-95 से मार्क्स, मैं अगर उनसे नाम पूछूं अपना नाम कॉन्फिडेंट नहीं बता सकते थे। तो जब वो बोलते थे उनके अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस था, जब वो पेपर पे आते थे जब ब्रिलियंट, मगर उनकी ग्रूमिंग ही कोई नहीं होती थी। सो एज अ नेशन हमें लगता है, मुझे लगता है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी बच्चे को भी ग्रूम करना है, अपने बच्चों को भी। सबसे बड़ा डिजास्टर जो कि हम लैंग्वेजेस वाली बात है, मैं उसको बिल्कुल, बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. एक बच्चा जो देखिए 15 साल 14 साल 15 साल एजुकेशन लेके आ रहा है, इंग्लिश में लेके आ रहा है, और वो कहता है यार मुझे बताएं MOA, मुझे बताएं कोई और टेस्ट, PT नहीं करना, IELTS नहीं करना. तो बात है, मेरा हमेशा काउंटर क्वेश्चन होता है कि यार आपने जो अपनी एजुकेशन है वो आपने उर्दू में हासिल की है? नहीं जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ मैं. आपको अपना व्हेन आई वाज इन माय काउंसलिंग डेज, मैंने अपने कैरियर में कभी कोई बच्चा बीइंग अ काउंसलर नहीं भेजा था जो IELTS PT से भाग जाता था. मैं लिटरली अपने जो काउंटर काउंसलर में कहते हैं इसको तुम डील कर लो, मैं नहीं, क्योंकि स्टूडेंट डोंट रियलाइज़ कि हम MOE के ऊपर आप जाते हैं, एक फैसिलिटी मिल गई है, ठीक है हम भी दे रहे हैं, बट आई पर्सनली नेवर लाइक इट, बिकॉज आप यहाँ से MOE पे जब बच्चा जाता है ना उसकी क्वालिटी ऑफ इंग्लिश बहुत बुरी होती है मेजोरिटी की. वहाँ जाके जब लेक्चर लोगे अगर किसी की अच्छी है ना, तो ऊपर से अगर गुजर किसी की जाएगा. ऑलरेडी अच्छी है ना, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस पे काम किया जा सकता है. बिल्कुल लैंग्वेज इज समथिंग दैट कैन बी वर्कड ऑन. ये नहीं कि भाई आपकी हाइट है कि भाई छोटी रह गई तो छोटी रह गई, मतलब इट्स समथिंग जो कि डेफिनेटली अगर आप हार्ड और वर्क अगर करते आपकी हैं यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, यू कैन ऑलवेज रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कुछ आर्टिकल्स, कुछ इंप्रूवमेंट जाने से पहले ही ले हो, ताकि जाके पहले सेमेस्टर में ग्रेड इतने गंदे ना हो कि 4 साल उसको ठीक करते रहो. जी. थैंक यू सो मच फरहान भाई. आई थिंक इट वाज वेरी यूज़फुल. जो आज हमारी सिटिंग है प्रोबेबली 55 मिनट्स 1 आवर की, आई थिंक उसमें हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को तो जाना, उसके बारे में हमने चीज़ें समझी, बट आई थिंक जो मैसेज यूथ को गया दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और उसमें से हमारा गोल यही होता है कि अगर हमारा मैसेज किसी एक भी इंसान की ज़िंदगी बदल दे, या किसी एक इंसान का पर्सपेक्टिव बदल दे, किसी एक बच्चे का माइंडसेट बदल दे, तो आई थिंक हम उसमें कामयाब हैं. एंड आई थिंक आज की जो ये एपिसोड है, इट विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द बेस्ट, एंड इंशाल्लाह आई होप कि जो हमारे गोल्स हैं इस पॉडकास्ट के वो अचीव हों. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड आई बिलीव ऐसे सेशंस करने से आप जस्ट डिफरेंट करेंगे. सो आई बिलीव कि इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट मैं उनको एक मैसेज छोटा सा ये दूंगा कि हर बंदे का ना दुनिया में एक काम है. सो आई बिलीव इट्स योर कैरियर, यू वांटेड टू गो अब्रॉड. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मैंडेटरी किसी एजेंट कंसल्टेंट के थ्रू अपना प्रोसेस करें, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट, आपके नियर बाय जो भी कंसल्टेंट है, प्लीज़ 1-2 को जाके, नॉट जस्ट वन, 1-2 को जाके मिलें, थोड़ी सी उसके ऊपर विंडो शॉपिंग करें, रैकी करें, एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस. और देखें कि आप जो करना चाह रहे हो, कि जो अक्सर ये होता है कि अपफ्रंट बहुत आपको लगता है दिस इज़ वेरी सिंपल. हमने देखा है बहुत सारे बच्चे कन्वर्जन के टाइम पे आके कैश के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक कर देते हैं, वीज़ा में मिस्टेक करते हैं, एवरीथिंग इज़ डन, और फाइनल स्टेप पे मिस्टेक करके अपना पूरा कैरियर या साल ज़ाया करते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि गो मीट एनीबॉडी आपके नियर जो भी है जिसका काम है, उससे एक गाइडेंस लें, देन टेक योर कॉल कि आपने उसको थ्रू चलना है नहीं चलना. And good thing is कि mostly consultancies including foreign edge, they don't charge anything. I think so that's the they're best not thing. charging anything. So आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको फ्री सर्विस मिल रही है. Just go there and take care. हाँ, कुछ एजेंट्स हैं जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, आप Obviously. उनसे बच लें Be अगर aware, आपको be लगता है aware नहीं of दे, मगर जो आपसे पैसे नहीं ले रहा उसमें देयर इज़ नो हार्म. और वो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अगर हमने आपको यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया तो हमने बहुत सोच समझ के आपकी ड्यू डिलिजेंस की हुई है. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग, और स्टूडेंट को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए. Thank you so much. थैंक यू.